बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली बेसिस पर फर्स्ट ईयर बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशन को कर रहे हैं और आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 14 से रिलेटेड। हम फर्स्ट हाफ चैप्टर 14 जो था उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यानी प्लांट वाला जो टॉपिक था, इसका प्लांट वाला पोर्शन था, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का डिस्कस करेंगे जो कि एनिमल्स से रिलेटेड होगा, यानी ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट ELP के अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं उनको आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स व्हाट इज मीन बाय व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीज़ें पाई जाती हैं। एक पंपिंग डिवाइस होती है जैसे हार्ट हो गया, एक एसोसिएटेड वेजल्स होती हैं जैसे ब्लड वेजल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, और एक फ्लूइड होता है जैसे ब्लड। ठीक है, तो तीन चीज़ें एक सर्कुलेटरी सिस्टम में पाई जाती हैं, एक पंपिंग डिवाइस, एक फ्लूइड और तीसरा एसोसिएटेड वेजल्स। और सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पता है हमारी बॉडी में दो तरह का होता है, एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड आपको बुक के अंदर पूरा एक टेबल मिलेगा। ये पूरा टेबल जो है इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट में आए तो आपने कोई से भी 4 पॉइंट्स बताने हैं, लॉन्ग में आए तो बेजारी बात है आपको सारे करने पड़ेंगे। तो ओपन और क्लोज सिस्टम में एक बेसिक फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ कि ओपन सिस्टम जो होता है, इसे ओपन सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सिस्टम में ब्लड जो होता है वो बॉडी के अंदर ओपन होता है, मतलब ऑर्गन्स के अंदर भी ब्लड मौजूद होता है। जबकि क्लोज सिस्टम के अंदर ब्लड जो है यानी फ्लूइड जो होता है वो एसोसिएटेड वेजल्स, ब्लड वेजल्स वगैरह के अंदर मौजूद होता है, ऑर्गन्स में फ्रीली मौजूद नहीं होता। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो ह्यूमंस का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कौन सा है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर हम अपना ऑरल कैविटी, अपना मुंह खोले तो ऐसा नहीं होता कि हमारा मुंह ब्लड से फिलअप हुआ हो, ऐसा नहीं ना होता। क्यों? हालांकि हमारे बॉडी के हर पार्ट में ब्लड मौजूद है, लेकिन फिर भी हमें फील नहीं होता। इसकी वजह ये है कि ये ब्लड सारा का सारा आर्टरीज और वेन्स वगैरह के अंदर मौजूद होता है, वेजल्स के अंदर क्लोज है। जबकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं जिनका ब्लड जो है वो ओपन होता है, मतलब ब्लड बॉडी के अंदर मौजूद होता है। ऐसे क्लियर। इन वर्टिब्रेट्स ज़्यादातर जो हैं इनमें ओपन सिस्टम पाया जाता है और वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं उन सब के अंदर क्लोज सिस्टम पाया जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ये मैंने अभी आपको बताया कि ब्लड सिस्टम के अंदर तीन चीज़ें आ जाएंगी। एक पंपिंग डिवाइस आएगी जो क्या कहलाएगा, हार्ट कहलाएगा। एक एसोसिएटेड वेजल्स होंगी जिसमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज आ जाती हैं, और तीसरा फ्लूइड आता है जिसे हम ब्लड कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पाई जाएंगी। नेक्स्ट आगे आता है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ब्लड, यानी ब्लड जो फ्लूइड है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, उस फ्लूइड में दो चीज़ें होती हैं, एक प्लाज्मा होता है और एक ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, अगर हम तमाम सेल्स को ब्लड में से निकाल दें, बाकी जो बिल्कुल लिक्विड रह जाएगा उस लिक्विड को हम प्लाज्मा का नाम देते हैं। ठीक हो गया। और प्लाज्मा में मेजॉरिटी यानी तकरीबन 90% वाटर मौजूद होता है, बाकी उसके अलावा इसमें सॉल्ट मौजूद हैं, मुख्तलिफ एंजाइम्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स मौजूद हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल भी मौजूद होता है, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। ठीक है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा के क्या काम है। प्लाज्मा का सबसे बेसिक फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर पार्ट। ठीक है, अब वो मटीरियल डिफरेंट हो सकते हैं, वो कोई फूड प्रोडक्ट हो सकता है, वो कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकता है, वो कोई गैसेज हो सकती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस का एक्सचेंज होना, वो भी प्लाज्मा के जरिए होता है, ब्लड के जरिए होता है। इसी तरह से वो कोई हार्मोन्स हो सकते हैं, जो हमारी बॉडी में इतने हार्मोन्स निकलते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं, वो भी सारे किसके अंदर होते हैं, प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। इसी तरह प्लाज्मा में जो मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स मौजूद हैं, उन प्रोटीन्स का भी अपना अपना कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एल्ब्यूमिन प्रोटीन है जो प्लाज्मा में होती है, और इसका काम क्या है कि प्लाज्मा में यानी ब्लड के अंदर सॉल्ट और वाटर के बैलेंस को, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखती है। इसी तरह हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, इसका काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रखती है। तो हर प्रोटीन का अपना अपना एक फंक्शन है और ये प्रोटीन भी प्लाज्मा में मौजूद होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिथ्रोसाइट
ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स में डिफरेंस। ये तीन किस्म के रेड ब्लड सेल्स हैं। एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं रेड ब्लड सेल्स को, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स को, और थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं प्लेटलेट्स को। ठीक है, ये इन तीनों की डिटेल आपको बने बनाए टॉपिक्स बुक में मिल जाएंगे। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। रेड ब्लड सेल यानी एरिथ्रोसाइट ये देखने में रेडिश कलर के होते हैं क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है जो ऑक्सीजन को कैरी करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी जिसका कलर रेड होता है। बाइकनकेव शेप होती है इनकी। बाइकनकेव का मतलब इस तरह की शेप होती है। ठीक है, बाइकनकेव। उसके अलावा दूसरी बात देखें तो इनका लाइफ स्पैन जो बहुत थोड़ा होता है, तकरीबन 90 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है। 90 डेज के बाद ये सेल डेथ कर देते हैं। काम इनका क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना हीमोग्लोबिन के जरिए और पूरे ब्लड के अंदर पहुंचाना। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर बात करें ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स जो हैं ये कलरलेस होते हैं, इनमें कोई पिगमेंट पाया नहीं जाता और ये वो सेल्स हैं जिनका काम होता है बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाना, डिफेंस सिस्टम बनाना। मतलब बॉडी को मुख्तलिफ किस्म के जो वायरसेस और बैक्टीरिया और मुख्तलिफ किस्म के पैथोजेंस का जो अटैक हो सकता है उस अटैक से बॉडी को बचाना, ये किसका काम होता है? ल्यूकोसाइट्स का, यानी वाइट ब्लड सेल्स। ये वाइट ब्लड सेल्स की भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं और हर टाइप अपना एक स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम क्रिएट करती है, बड़ा उसकी पूरी डिटेल है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट को हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। दीज आर नॉट सेल्स, ये सेल्स नहीं है, ये फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल। यानी जब एरिथ्रोसाइट या जो दूसरे थे ल्यूकोसाइट्स वगैरह जब ये डैमेज हो जाते हैं तो बाद का ये फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनके फ्रैगमेंट्स कुछ फ्रैगमेंट्स होते हैं जो थ्रोम्बोसाइट्स कहलाते हैं। इनका काम क्या है? इनमें एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन प्रोटीन और इस प्रोटीन की मदद से ये क्या करते हैं? ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। तो प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट का काम क्या होता है? अगर किसी जगह पे कोई जख्म हुआ है, ब्लड निकल रहा है, वहाँ पे ये सेल्स आएंगे, उस ब्लड को क्या कर देंगे? रोक देंगे। ठीक हो गया। तो मैंने की बात की तो ये एक जनरल इनका डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिए ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स में डिफरेंस। ये दोनों टाइप्स हैं ल्यूकोसाइट की। ठीक है, ल्यूकोसाइट की दो टाइप्स हैं, ग्रैन्युलोसाइट और एग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होते हैं? ये वो वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि ग्रैन्यूल्स लाइक होती है, यानी इनकी बॉडी जो है उनकी सरफेस के ऊपर इन सेल्स के ग्रैन्यूल्स लाइक होते हैं, ज़र्रात की तरह की अपीयरेंस होती है। और एग्रैन्युलोसाइट्स जो हैं ये वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स मौजूद नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथर इन नेचर होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की टोटल 6 टाइप्स हैं और ये 6 टाइप्स में 3 ग्रैन्युलोसाइट हैं, 3 एग्रैन्युलोसाइट, जैसे बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, इसी तरह से टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तमाम टाइप्स आपको आपकी बुक से मिल जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ ब्लड। ये मैंने आपको ऊपर प्लाज्मा में जो फंक्शंस बताए थे वो भी सारे ब्लड के भी फंक्शंस हैं कि ब्लड ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, ऑक्सीजन को कैरी करके पूरी बॉडी में पहुंचाता है, गैसेस के एक्सचेंज में मदद करता है। उसके अलावा जितने भी बॉडी के मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन हैं वो ज़्यादातर ब्लड में होते हैं। हार्मोन्स का जितना भी फ्लो होना वो सारा किस में होना है? ब्लड में होना है, ताकि हार्मोन्स अपना प्रॉपर काम कर सकें। उसके अलावा वेस्ट मटेरियल जितना भी बनता है वो ब्लड के जरिए ही मूव करके अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचता है, वहाँ से बॉडी से रिलीज होता है। तो ये सारे काम किसके हैं? ब्लड के। बहुत सारे फंक्शन आपकी बुक में मेंशन है, शॉर्ट में कोई से 4, लॉन्ग में सारे करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया ये दोनों डिजीजेस हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स हैं। ल्यूकीमिया का मतलब क्या होता है? ब्लड कैंसर। ठीक है, ल्यूकीमिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें ब्लड सेल जो हैं अनकंट्रोलेबली डिवाइड करते जाते हैं। अनकंट्रोल सेल डिवीजन की वजह से इस डिजीज को हम ब्लड कैंसर का नाम देते हैं। ब्लड कैंसर का प्रॉपर ट्रीटमेंट तो अभी नहीं है, लेकिन एक ट्रीटमेंट अब आ चुका है इसका, जीन थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट और जीन थेरेपी के जरिए इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी एक डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट होगा उसकी बॉडी के अंदर नेचुरल ब्लड नहीं बन पाता, उसका लिवर नॉन फंक्शनल हो जाता है, वो प्रॉपर तरीके से रेड ब्लड सेल्स नहीं बना पाता, यानी उसका ब्लड नहीं बनता उसका। तो इस बीमारी को क्या कहते हैं? थैलेसीमिया कहते हैं। इस बीमारी में जो पेशेंट्स होंगे उनको रेगुलर बेसिस पर ब्लड की बॉटल्स लगती हैं। इसका ट्रीटमेंट भी क्या है? यही जीन थेरेपी है, लेकिन जीन थेरेपी की वजह से भी प्रॉपर थैलेसीमिया का इलाज हो जाए ये भी जरूरी नहीं है, रिस्क होता है। ठीक हो गया। डिटेल आपको बुक से मिल जाएगी। नेक्स्ट है हार्ट वाला टॉपिक, जिसमें सबसे पहली टर्म पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम कहते हैं हार्ट की जो आउटर सैक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हार्ट मौजूद है, आउटर लेयर जो हार्ट की होती है उसे हम पेरिकार्डियम का नाम देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोनरी आर्टरीज।
कोरोनरी आर्टरीज ये वो आर्टरीज हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट के टिश्यूज़ को। सबसे पहले ब्लड कहाँ जाता है? हार्ट के टिश्यूज़ को पहुँचता है, साफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के टिश्यूज़ को मिलता है, बाद में बाकी बॉडी को मिलता है। तो हार्ट के टिश्यूज़ को जो आर्टरीज ब्लड पहुँचाएंगी वो क्या कहलाती हैं? कोरोनरी आर्टरीज। चैम्बर्स ऑफ हार्ट, यू नो ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रिया हैं और 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। उसके बाद आती है वर्किंग ऑफ हार्ट। इसका हमें जनरल मैकेनिज्म बताना है शॉर्ट फॉर्म में कि हार्ट कैसे काम करता है। कि राइट एट्रिया से क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो बाइकस्पिड वाल्व पे मूव करके चला जाता है, कहाँ पर? पल्मोनरी वाल्व के ज़रिए मूव करता हुआ चला जाएगा, वेंट्रिकल में आएगा, वहाँ से पल्मोनरी वाल्व से मूव करता हुआ चला जाएगा लंग्स में, वहाँ साफ होगा, साफ होकर लेफ्ट साइड से आएगा एट्रिया के अंदर, एट्रियम में वहाँ से मूव करके ट्राइकस्पिड वाल्व के ज़रिए वेंट्रिकल में जाएगा और वेंट्रिकल से एओर्टा के ज़रिए बॉडी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है एक सीक्वेंस की फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में आपने जनरल एक मैकेनिज्म बताना है कि हार्ट कैसे काम करता है, पूरी डिटेल नहीं बतानी, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियक साइकिल क्या होता है? कार्डियक मतलब हार्ट, यानी एक हार्ट जब टोटल पंप करता है तो उसकी पंपिंग में डबल पंपिंग आपको तो मैकेनिज्म है हार्ट का, जब वो डबल पंप करेगा प्रॉपर एक पूरा साइकिल चल गया, ठीक है। एट्रिया से जो ब्लड आया था बॉडी का वो पूरा लंग्स से होकर पूरा मूव करके एट्रिया पे ख़त्म हो गया प्रोसेस, यानी पूरा एक बार हार्ट पंप हो गया, ये पूरा एक साइकिल के अंदर, ठीक है। कार्डियक साइकिल बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्टेप्स, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये तीनों स्टेप्स पूरे होंगे फिर एक कार्डियक साइकिल पूरा होगा। समझ आएगी बात की? सबसे पहले होता है डायस्टोल। डायस्टोल में क्या होता है? हार्ट रिलैक्स होता है, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं और ये अपने अंदर जब ये रिलैक्स होंगे मसल्स तो हार्ट के अंदर ब्लड आराम से फुल हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आता है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है? एट्रिया अपने आप को कंट्रैक्ट करते हैं, जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो ये दबते हैं, तो इनके दबने से क्या होगा? ब्लड जो एट्रिया में होगा सारा बाइकस्पिड इधर से ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा और ब्लड नीचे वेंट्रिकल्स में चला जाएगा, ठीक है। फिर आगे आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं, वो दबते हैं और उसकी वजह से इधर से जो है वो पल्मोनरी वाल्व खुलते हैं और इधर से एओर्टिक वाल्व खुलेगा और ब्लड जो होगा उधर से लंग्स में और इधर से बॉडी के अंदर इकट्ठा जो है वो मूव करेगा। तो क्योंकि यहाँ पर 2 बार पंपिंग होगी, एक बार एट्रियल सिस्टोल और एक बार वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो इसकी वजह से पहले लब फिर डब की आवाज़ आएगी, लब डब की आवाज़ आएगी और इसे हम हार्ट बीट का नाम देते हैं, ठीक है। और ये पूरी एक लब डब होगी तो मतलब एक कार्डियक साइकिल पूरा होगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एवी नॉट। एवी नॉट क्या होती है? ए स्टैंड्स फॉर एट्रियल, बी स्टैंड्स फॉर वेंट्रिकुलर, नॉट मीन नॉट पॉइंट। एवी नॉट बेसिकली कहते हैं वो पॉइंट के हार्ट के अंदर जहाँ पर एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान कनेक्शन है, जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, उस जगह पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम नॉट कहते हैं। उस स्ट्रक्चर का काम क्या है कि इसके अंदर से नर्व इम्पल्स यानी जो न्यूरॉन्स होती हैं वो फैली होती हैं इस पूरे के अंदर, हार्ट के अंदर। जब सिग्नल आता है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल आता है, करंट आता है नर्व इम्पल्स का, तो वो नर्व इम्पल्स का करंट एट्रिया से फ़ौरन एवी नॉट के जरिए जाता है वेंट्रिकल की तरफ, जिसके ज़रिए ये पंपिंग जो है वो कंट्रोल होती है। एवी नॉट जितना एक्टिव होगा उतना तेज़ी के साथ और प्रॉपर तरीके से हार्ट जो है वो पंप करेगा, मतलब नर्व इम्पल्स उतनी तेज़ी से पूरे हार्ट में शिफ्ट होगी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि हमें हार्ट के कार्डियक साइकिल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि हार्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बताता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं ECG, ठीक है। तो मतलब की बात की इसकी पीक्स जितनी शार्प होंगी, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जितनी शार्प पीक्स आती हैं, इसका मतलब ये ECG उतनी ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब नॉर्मल है। और जितनी फ्लैटन पीक्स आएंगी, ब्रॉडर पीक्स आएंगी, मतलब ये उतना काम खराब है, हार्ट प्रॉपर तरीके से पंपिंग नहीं कर रहा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल पेसमेकर। पेसमेकर का मतलब क्या होता है? पेसमेकर का मतलब पेस बनाने वाला, पेस से बना जहाँ क्या है? प्रॉपर नर्व इम्पल्स शिफ्ट करने वाला। अगर किसी वजह से एवी नॉड में कोई इफेक्ट पड़ गया,
वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही। अगर ये प्रॉपर काम नहीं कर रही तो हार्ट को नर्व इम्पल्स प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचेगी। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम आर्टिफिशियली एक डिवाइस लगा देते हैं हार्ट में, उसे हम आर्टिफिशियल पेस मेकर कहते हैं। इस डिवाइस का काम क्या होगा कि जैसे कि नर्व इम्पल्स आएगी, ये एक तरह का करंट होता है, करंट अप्लाई करती है AV नोड को और वो तेज़ी के साथ नर्व इम्पल्स से आगे शिफ्ट करेगी पूरे हार्ट के अंदर, ठीक है। इसलिए इसे आर्टिफिशियल पेस मेकर का नाम दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, ब्लू बेबीज। ब्लू बेबीज एक बीमारी है जो कि बच्चों के अंदर पाई जाती है, यानी कि जो बच्चा अभी उसकी नई नई बर्थ की है, कुछ बच्चों में ये डिजीज़ आ जाती है जिसे ब्लू बेबीज कहते हैं। इस बीमारी में क्या होता है, बच्चे का वेंट्रिकल और एट्रिया जो है, इन दोनों के दरमियान एक किसी पॉइंट पर जंक्शन आ जाता है, मतलब मिल जाते हैं, और जिसकी वजह से इनका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप हो जाता है। मिक्सअप होने की वजह से सारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा वो जब पैदा होता है तो उसकी पूरी बॉडी ब्लू हुई होती है और उस बच्चे की डेथ हो जाती है, ठीक है। ये ब्लू बेबी डिजीज के लिए। नेक्स्ट, कंपैरिजन बिटवीन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इसके बारे में भी आपको पूरा एक टेबल मिलेगा, एक टॉपिक है, वो लॉन्ग के तौर पर भी आपने करना है, शॉर्ट में अगर आया तो आपको इसे 4 पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। जनरल डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। आर्टरीज क्या है, ये वो ब्लड वेजल्स हैं जो कि ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है, किस तरफ लेकर आती है, वो ब्लड वेजल्स जो ब्लड को, क्योंकि आर्टरीज में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज ये वो ब्लड वेजल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर आती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट में होगा उसको लेकर बॉडी तक पहुंचाएगी, ठीक है। और वेन्स क्या होती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी का इकट्ठा करके किसकी तरफ लेकर आएगी, हार्ट की तरफ लेकर आएगी। समझ आएगी बात, ये क्या कहलाएगी, डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर होगी, ये वेन्स करती है। और कैपिलरीज क्या होती हैं, ये नेटवर्क होता है आर्टेरियोल्स और कैपिलरीज, आर्टेरियोल्स और वेनियोल्स का, और ये नेटवर्क बेसिकली क्या करेगा, गैसेस की एक्सचेंज वगैरह में मदद करेगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर। अभी हमने जो देखा दो तरह का प्रेशर पढ़ा था, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। इन दोनों का जो डिफरेंस आता है ना, इन दोनों के डिफरेंस को हम ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल कितना होता है हमारा, नॉर्मल होता है 120/80, ठीक है। कहते हैं इतना है, लेकिन असल में लेस देन 120/80, यानी इससे कम होना चाहिए। समझ आएगी बात की, तो 120/80 से लेस देन होगा तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहलाता है। इस प्रेशर के ऊपर ब्लड का फ्लो जो होता है, उसका रेट जो होता है वो नॉर्मल होगा, क्लियर, एक नॉर्मल स्पीड से मूव कर रहा होगा। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, यानी अगर प्रेशर जो है वो ब्लड का ज़्यादा हो जाए किसी भी वजह से, तो इस बीमारी को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन का नाम देते हैं। थ्रोम्बस, थ्रोम्बस कहते हैं कि बाद ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, किसी पॉइंट पर कोई लिपिड या फैटी मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर जाके उस वेसल को टेम्परेरी तौर पर ब्लॉक कर देते हैं, और ये जो ब्लॉकेज होती है इसे हम क्या नाम देते हैं, थ्रोम्बस का नाम देते हैं। अगर ये ब्लॉकेज जो है, अगर तो ये अटैच है उस जगह से, तो थ्रोम्बस कहलाता है। अगर ये उससे उतर गया और वेसल में फ्रीली फ्लोट कर रहा है फिर वो एम्बोलस कहलाता है। समझ आएगी बात, ये डिफरेंस याद रखना। नेक्स्ट, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन का दूसरा नाम क्या है, हार्ट अटैक। इस बीमारी में क्या होता है कि हार्ट के जो टिश्यूज हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिसके वजह से हार्ट प्रॉपर पंप नहीं करता, उससे ब्लड का सप्लाई प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से टिश्यू डेड होंगे और हार्ट अटैक होगा, उससे पेशेंट की डेथ नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन। थ्रोम्बस किस किस वजह से बन सकता है, बहुत ज़्यादा फैटी और कोलेस्ट्रॉल वाला फूड खाने की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकता है, उसके अलावा स्मोकिंग भी इसका काज हो सकती है थ्रोम्बस फॉर्मेशन का। फिर अगर एजिंग का इफेक्ट भी पड़ सकता है कि एजिंग ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से भी थ्रोम्बस बन सकता है। अगर ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग जो है वो नैरो हो गई है किसी वजह से, उसकी वजह से भी थ्रोम्बस बन सकता है। तो ये डिफरेंट काजेज हैं, कुछ बुक में भी हो गए, आपने वहाँ से भी देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, स्ट्रोक एंड हेमोरेज में डिफरेंस। स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक कहते हैं अगर ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं जहाँ से ब्लड सप्लाई हो रहा है ब्रेन को, ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं उनमें अगर किसी ब्लड वेसल में किसी जगह पर कोई ब्लॉकेज हो गई,
वहाँ पर कोई थ्रोम्बस आ गया तो उस थ्रोम्बस की ब्लॉकेज की वजह से जब ब्लड प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा उस वजह से ब्रेन के इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली पैरालिसिस वगैरह जिससे हो सकती है। क्लियर। और दूसरा है हेमोरेज। हेमोरेज क्या होता है, हेमोरेज कहते हैं अगर ब्रेन के अंदर ब्लड का प्रेशर इतना ज़्यादा हुआ ब्लड वेसल के अंदर ब्रेन में जो जा रही है कि वो ब्लड वेसल बर्स्ट कर गई, फट गई और ब्लड लीक कर गया ब्रेन के किसी वेसल में से, तो वो कहलाता है ब्रेन हेमरेज। ठीक है, समझ लगी बात की। ब्रेन हेमरेज में लीकेज होगी ब्लड की, जबकि स्ट्रोक में लीकेज नहीं होती, बस ब्लॉकेज हुई होती है, ब्लड प्रॉपर ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं भाई। लिम्फेटिक सिस्टम ये दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम की टाइप है और इसके अंदर जो मेन चीज़ें आती हैं वो आती हैं कुछ, एक होती है लिम्फेटिक नॉड्स, एक होती है लिम्फेटिक वेसल्स, एक होता है लिम्फेटिक फ्लूइड, जिसे हम लिम्फ का नाम देते हैं। ठीक हो गया। बारी बारी इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का एक काम है, सबसे मेन काम है इसका क्या, ये हमारा इम्यून सिस्टम बनाने में मदद करता है। ठीक है, डिफेंस सिस्टम बनाता है। दूसरा काम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में मदद करता है। तीसरा काम टिश्यूज का जो फ्लूइड है जिसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, और बॉडी में जो ब्लड है उसको, ब्लड और टिश्यू के इंटरस्टिशियल फ्लूइड को आपस में कनेक्ट करता है। मतलब कि अगर कोई मटेरियल टिश्यूज में से निकल कर ब्लड में जाना है या ब्लड से टिश्यूज में आना है तो वह इस लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए आएगा। ठीक हो गया। और भी बहुत सारे काम है वो आप अपनी बुक से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या होती हैं। लिम्फ नोड्स कहते हैं वो स्पेशल किस्म के पॉइंट्स लिम्फेटिक सिस्टम में, वो पॉइंट्स जहाँ से लिम्फेटिक सिक्रीशंस निकलती हैं। ठीक है, और वो डिफरेंट सिस्टम बेसिकली बनाने में मदद करती हैं। उन सिक्रीशन, वो पॉइंट जहाँ से ये सिक्रीशंस निकल रही हैं उन्हें हम लिम्फ नोड्स का नाम देते हैं। लिम्फ नोड्स बेसिकली कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं ग्रॉइंस पार्ट में, आर्म पिट्स के अंदर। ठीक है, यानी कि जहाँ पर ग्रूव्स मौजूद होंगे उन जगहों पर ये ज़्यादातर मौजूद होती है लिम्फ नोड्स। ठीक हो गया।